नोटिफिकेशन में क्या कह रहे हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन, अब पहले क्या होता था, 4, 8, 20। अब उन्होंने क्या शिफ्ट ले आया है कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ये होंगे हमारे 8 मार्क्स के। तो ऑल टुगेदर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो खत्म कर दिए। शुरू में 4 के 15 क्वेश्चन, अब 8 के हैं, वही 150 वर्ड्स, और 10 क्वेश्चन 12, 255 वर्ड्स। तो एक 20 मार्कर था, 3 स्लैब थे ना, 4, 8, 20। तो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब क्या कर दिया, 8 कर दिया है और 12 कर दिया है। तो अब से जो भी टेस्ट होंगे, जैसे टेस्ट सीरीज है, हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है। चेंज क्या आ रहा है, अगर आप ऐसे देखो, पहले 28 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब क्या हो गया है वो, है ना, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक तो 8 क्वेश्चन का चेंज है, बट नंबर ऑफ वर्ड्स, देखो, एक चीज रहती है ना, जब आप आंसर कर रहे हो, अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, 4 मार्कर में क्या होता था, कहीं ना कहीं डायरेक्ट से क्वेश्चन होते थे। 8 और अब यहाँ पर जैसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अब एक है ना, उसमें कुछ एनालिसिस बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। तो ये चीज ध्यान रहे, अब जो भी क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे थे, 4 मार्कर होता था, तो उसमें हम क्या बात करते थे, बस डायरेक्टली जो पूछा है उसको फैक्ट बेस्ड लिख दो। 8 मार्कर में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक इंट्रो हो, है ना, वो भी एक फैक्ट के साथ अगर हम डालें तो बेटर लगता है ना, उसके साथ जल्दी जल्दी उसको आंसर करना है। अब क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना कि यूपीएससी में भी क्या रहता है, 12, 12:30, तो वहां पर भी एक कॉमन सा पैटर्न चल रहा है और क्वेश्चन थोड़े ज्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिमिलर पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जनरली मैं भी जैसे क्वेश्चन देता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा लिखवाने की कोशिश, तो वही एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन है, उसको फॉलो करना है। कुछ क्वेश्चन थे, है ना, हम उसको डायरेक्टली बोल देते कि भाई इसको इतना डेप्थ में नहीं पूछ पाएंगे, इससे 4 के बन सकते हैं, इसके 8 के, इसके 20। ये 20 वाले बहुत ज्यादा थीम्स नहीं हुआ करते थे। अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 12 में काफी थीम्स आ जाएंगे। ठीक है। और वो ज्यादा एनालिटिकल पूछ सकते हैं। और अगर देखो ओवरऑल जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, ज्यादा लिखने पड़ जाएंगे। यहाँ पहले 120 वर्ड्स कहे होते थे, अब 150 वर्ड्स कह रहे हैं। तो अपनी स्पीड पे थोड़ा वर्क करना है ना, अपना एक जो आंसर राइट और एक जो पैटर्न, जैसे हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन की बात करते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और ये जितने भी टेस्ट है, जैसे अभी जो भी कंटिन्यू होने हैं, वो सारे हम इसी पैटर्न पे करेंगे। ठीक है। और देखो किसी का नहीं हुआ है, वो ये बात भी रहती है कि कुछ बच्चे अभी ऐसे कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद मैं एक बात कहूंगा कि ना, ये एक लूप की तरह है। और जैसे प्री मेंस इंटरव्यू है, नॉर्मली अब क्या करते हैं बच्चे, कुछ टाइम के लिए तैयारी छोड़ देते हैं। मान लो जिसका नहीं भी हुआ है, एक बड़ी क्लियर कट बात रखो, ये जो मेंस है, ये नेक्स्ट ईयर भी आपको लिखना है ना, अगर इस बार नहीं भी हुआ है, और वो एक बार पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और पहले तो पहले सिलेबस पूरा करो यार, है ना, सिलेबस ही पूरा नहीं होता लोगों का, फिर क्या, यही प्रॉब्लम होती है, कंटेंट का इशू, क्या ही लिखेंगे। फिर दूसरी बात क्या होती है कि जब आप आंसर लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई आदमी लिख रहा होता है, उसके लिए तो यही एक चैलेंज हो जाता है कि मैं अपना पेपर पूरा कर पाऊँ ना, पेपर ही पूरे नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है हमारी, प्रेजेंटेशन, कि भाई ऐसा दिखे कि मार्क्स मिले, एग्जामिनर के सामने पेपर को ऐसे प्रेजेंट किया जाए। अब वो भी एक चैलेंज होता है। ठीक है। अभी क्या होगा, जनरली आपने देखना, मेजोरिटी लोग जो प्री की तैयारी कर रहे थे, है ना, प्री दिया उन्होंने, है ना, अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। अब जैसे रिजल्ट आ गया, है ना, अब मेंस के लिए वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब मेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे, वो इंटरव्यू की तैयारी, है ना, ये सब नहीं देखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर प्री देंगे। तो ये वाला टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है, टाइम पास सा हो जाता है। और फिर ये कब पढ़ते हैं, जब अगली नोटिफिकेशन आती है। ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आएगी, तब पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, अभी ये बच्चा है, झूलते झूलते तो पढ़ ही रहा है ना, तो ये वाला प्रीलिम्स तो इसका निकल ही जाएगा। मतलब नहीं एक्सपेक्ट करेगी नेक्स्ट ईयर नहीं निकलेगा। बट देखो, जहां वो इस प्रीलिम्स में खड़ा था, क्या उस बच्चे ने मेंस की तैयारी करी, इंटरव्यू की तैयारी करी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी? नहीं। तो जब अगले साल मेंस वो बच्चा लिखेगा, तो वो वही है जहां यहाँ था।
है ना। और अगर बंदा यही है जहां पर वो पिछली बार था, तो यहाँ पर चीजें बैकफायर करने का एक बड़ा चांस रहता है, क्योंकि मेंस की तैयारी तो करी नहीं, आंसर राइटिंग तो करी नहीं, और प्री के बाद मेंस के बीच में कितना टाइम मिल पाता है। देखो एक्चुअल में ये टाइम रिवीजन का होता है, ठीक है। आइडियली इस टाइम पे रिवीजन होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करो। क्यों? और एक और चीज रहेगी, इस चीज को समझो ना, जो बच्चा इस बार मेंस लिखेगा, ठीक है, जो इस टाइम पे पढ़ रहा है और वो सीरियसली मेंस लिखेगा, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा। जो बच्चा अभी तैयारी छोड़ रहा है, पढ़ना छोड़ रहा है, क्या उसका नेक्स्ट टाइम, है ना, आप समझ रहे हो? क्योंकि ये बच्चा जिसने मेंस लिखा है वो तो लगातार पढ़ता रहा, उसने सीरियसली मेंस लिखा, वो भी तो अगले साल पेपर देगा। जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, सोचो उन्होंने इंटरव्यू देके कितनी मेहनत करी, उनमें से जिनका नहीं हुआ वो भी तो अगले साल प्री देगा और मेंस देगा। आर दीज पीपल नॉट वेल प्रिपेयर्ड? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इस बार नहीं भी हुआ है, तो जिन लोगों का हुआ है, ये सारे लोग जिनका उनमें से नहीं सिलेक्शन होगा, वो अगले साल मेंस लिखेंगे। तो आपको हुआ है चाहे नहीं हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ऐसे पढ़ना है कि सिलेक्शन हुआ हुआ है। उस तरीके से अगर उस लेवल पे पढ़ोगे, तो कहीं अगले साल के लिए भी रेडी बनोगे। नहीं तो कोई रेडी नहीं हो पाता, फिर वो भी अगले साल भी वैसी फीलिंग आएगी कि जैसे इस बार आ रही है ना, कि आंसर राइटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, कि कंटेंट नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, सेम चीज हो जाती है। इस चीज को रियलाइज कर, ठीक है। और जो नया पैटर्न है इसके हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने वाली बात है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मेंस तो लिख ही रहे हैं, यूपीएससी का भी तो तैयारी कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि यूपीएससी देना नहीं है ना, वही बात है। बस एक कॉन्टिन्यूटी में रहना है, एक लूप में रहना है, और बहुत ज्यादा वरी नहीं करना है। ऐसे नहीं होता कि अरे भाई हम तो पता नहीं क्या हो गए, लूजर हो गए, हमारा तो नाम नहीं आया। यार सिंपल सी बात है, एक लिस्ट बनती है ना, उस लिस्ट में कुछ नाम होते हैं, उस लिस्ट में आपका भी कहीं नाम है ना, और बस बात ये होगी कि टॉप से जब वो गिन रहे हैं, उनके पास जितनी सीटें हैं उस हिसाब से वो ये देखते हैं कि हाँ ऊपर से कितने लोग हैं, इतने हम, क्योंकि उनके पास उतनी सीटें हैं, उतने बच्चों को सिलेक्ट कर देते हैं, बाकी के बच्चे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था, या वो डिजर्व नहीं करते थे, या कोई दिक्कत थी, है ना। बस ऐसा है कि 20 सीटें कम है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, आपको बस उस पर हार्ड वर्क करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। या तो डिसाइड करो कि भाई बहुत हो गया, नहीं पढ़ना, बट आधे आधे देखो, मतलब सिंपल है इस स्टेज पे, है ना, या तो छोड़ो तैयारी, जी लो जिंदगी, ये हो गया, समझ आ गया भाई अपने लिए नहीं बना, नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। अदरवाइज हो तो ऐसे पढ़ो कि मेंस लिख रहे हो, प्रॉपर जैसे टेस्ट अभी तक लिख रहे थे, जैसे तैयारी सीरियसली कर रहे थे, बस वैसे ही करनी है, ठीक है। और यही तैयारी हेल्प करती है आगे भी। जो आपका मान लीजिए अलाइड भी देना है, अलाइड में भी तो सिमिलर ही चीजें पूछी जाए, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी है यार, जो मेंस में लिख रहे हो वही प्री में भी तो एमसीक्यू बेस्ड आएगी, ठीक है ना। और यही आंसर राइटिंग आपको अलाइड के मेंस में भी हेल्प करेगी, हिंदी इंग्लिश है वो वहां भी है, यहाँ भी है, ठीक है। बस एक वो होता है ना कि दिमाग को स्टेबल रखो और लगातार पढ़ते रहो, बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे, ठीक है ना, इतनी सी बात है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे लिखते रहेंगे, यूपीएससी के लिए भी तो आंसर्स लिखते ही हैं, ठीक है ना, कर लेंगे मैनेज। जब ये होता है रिजल्ट लाना है, सिलेक्ट होना है, बस ये चीज ध्यान रखो, मैंने सिलेक्ट होना है, ठीक है। उसके लिए जो जो चीजें करनी है वो करनी पड़ेंगी, और मैं करूंगा बस। ये नहीं होना चाहिए अरे भाई पैटर्न चेंज हो गया, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, हमने सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होने के लिए हमने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम फुलफिल करेंगे, बढ़िया पढ़ाई करके रखी हुई है, बस जस्ट एक होता है ना कि वे ऑफ थिंकिंग और एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वेरिएशन लाना है, ठीक है, इतना है।